दोस्तों कल रात 11:09 पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट आती है और उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। But breaking news coming in a big diplomatic win for India. Iran is now allowing India-flagged tankers to in fact pass through the Strait of Hormuz. What we have learnt is that a safe passage was given for Indian tankers via Strait of Hormuz. और उससे पाकिस्तान के लिए लेसन्स क्या हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है या कल को रेड सी की तरफ यमन के हौतीज भी रास्ते को बंद कर सकते हैं, लेकिन खदशात इस तरह भी बढ़ गए कि आज सुबह सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। दोस्तों ईरान और अमेरिका की वॉर के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। ईरान ने यहां तक बोला है कि अगर कोई भी यूएस का दोस्त या खुद यूएस इस रास्ते से जाने की कोशिश करेगा तो उस शिप को ईरान अपने ड्रोन से गिरा देगा। यहां तक कि ईरान ने उस थाई शिप को भी नहीं छोड़ा जिसका अमेरिका से कनेक्शन था। लेकिन इसी बीच भारत के लिए क्रूड ऑयल ला रहा शिप न सिर्फ भारत पहुंचा बल्कि उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलकर हमारे यहां पहुंचा जहां ईरान बाकी देशों के शिप को गिरा दे। आज इसके बाद एक खबर हो रही है कि 2 टैंकर्स अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके सक्सेसफुली निकले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। हिंदुस्तान के झंडे तले समंदर में उतरे जहाज पूरी शान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकले। नतीजा पता है क्या हुआ? आज मुंबई के अंदर उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता हुआ एक कंटेनर भारत पहुंचा जिसको एक इंडियन कैप्टन चला रहा था। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आपके जो डीजी आईएसआई हैं उन्होंने कहा था कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तो अब पैसे वापस करने का टाइम आ गया पाकिस्तान का, क्योंकि अब किसी को मजा नहीं आ रहा। आप इसका मतलब है ईरान ने इजाजत दे दी। ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके निकल रहे हैं, इसका मतलब क्लोज से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा ना वो। हुर्मुज़ की बंदिश है, इन्फ्लेशन हो रही है, पेट्रोल एनर्जी इनका प्रॉब्लम चल रहा है, ब्रेंट क्रूड की कीमत है। बता दूं कि यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप एंड यू आर फॉलिंग एवरी सेकंड। आप हर सेकंड गिर रहे हो। जहाज को सुरक्षित हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करना बेहद खतरनाक था, लेकिन भारतीय कप्तान की सूझबूझ से टैंकर को स्ट्रेट पार करा दिया गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के हाई रिस्क जोन से गुजरते वक्त जहाज ने कुछ देर के लिए ऐसा काम किया जिससे ईरान भी चकमा खा गया। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये फैसला दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद दिया गया है। हम तो झगड़े लड़ाई की बात आपके साथ भी नहीं करते। आप लोग मानते ही नहीं हो, आप लोग पिट के मानते हो, इसलिए आपकी पिटाई होती है, ठुकाई होती है। दुनिया के सामने ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत तो है, जहां श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश ने भी भारत से रिक्वेस्ट किया है कि मालिक जरा हमारे तेल के कंटेनर्स भी अपने साथ ले आओ, थोड़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमको भी भेज दो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे सऊदी अरब पर रवाना हो गए हैं। हंगामी सूरत हाल दोस्तों इस वक्त पैदा होती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एकदम से दोस्तों सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान जो है वो ईरान से ना तेल ले सकता है, अफगानिस्तान से फड्डे में है, इंडिया के साथ फड्डे में है। आप कहते हैं ईरान से हम तजारत भी ना करें, तो फिर एक्चुअल ईरान जो है वो चाइना को भी बेच रहा था अपना तेल, इंडिया को भी बेच रहा है, रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है, अजरबैजान के साथ भी कर रहा है, टर्की के साथ भी कर रहा है। तो मैंने कहा सैंक्शंस तो पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप एंड यू आर फॉलिंग एवरी सेकंड। आप हर सेकंड गिर रहे हो। हफ्तों में होगा या महीनों में, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि सूरत हाल खासी परेशान कुन है, जिसका अभी तखमीना लगाना भी नामुमकिन है। आप देख ही रहे हैं कि ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर जो चल रही है उसका असर जो है वो पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है और 55 रुपीज फ्यूल प्राइस एकदम से बढ़ा दी गई है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या ये जंग और आगे अगर चली तो पाकिस्तान की इकोनॉमी या जहां से भी हम पैसा लेते हैं तो आम पब्लिक की हालत और खराब होती दिखाई दे रही है आपको? आम पब्लिक की हालत ठीक कब थी पाकिस्तान में? पहली। दूसरी बात यह है कि 55 रुपए तो बढ़े, इतना क्यों घबरा रहे हो आप? सिर्फ 55 रुपए पर लीटर बढ़ा है। 55 रुपए में घबराना नहीं चाहिए। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए पाकिस्तानी कौम को, जो आपके साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो आप घबराइए मत। और जब भी रेट बढ़े और आपके जो इख्तियार में लोग हैं जो आज सरकार में बैठे हैं, उनको कहिए अच्छा जी और बढ़ा लीजिए। क्योंकि अभी पाकिस्तान बेसिकली, अगर तो आप एक संजीदा डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर आप एक सीरियस डिस्कशन को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, फिर उसमें से पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान को जब आप लेके चलेंगे, देयर कैन बी नो सीरियस डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान के जो आपके फील्ड मार्शल हैं, नोबडी इज सीरियस अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेके जब आपके हुक्मरान, आपके मिलिट्री के जर्नल संजीदा नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द कॉमन पीपल? आप कैसे एक आम आवाम को, आम जनता को ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सीरियस होंगे? नहीं, तो आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान इस वक्त, आपको नहीं लगता कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करके चल रहा है कि एक तरफ हम जो है वो अमेरिका को भी खुश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी खड़े दिखाई दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं मेरे को ना, मैं 2 बातें आपको पहले तो याद करा देता हूँ, क्योंकि मैं आज कोई बहुत ज्यादा, आपने कहा कि सीरियस होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो मैं इसको लाइट रखता हूँ आज। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आपके जो डीजी आईएसआई हैं उन्होंने कहा था कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तो अब पैसे वापस करने का टाइम आ गया पाकिस्तान का, क्योंकि अब किसी को मजा नहीं आ रहा आपकी जो फॉरेन पॉलिसी उसको लेके।
आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिफ मुनीर इज ऑन रिकॉर्ड कहते हुए कि बैलेंस करना पड़ता है फॉरेन पॉलिसी में। इज ऑन रिकॉर्ड जब उन्होंने भारत को कंपेयर किया कि आप अमेरिका और चाइना के बीच में बैलेंस नहीं बना पाए, देखिए हमने बैलेंस बनाया, ये बैलेंस है आपका, दिस इज योर बैलेंस। आप देखिए आपके जो वजीर आजम है, मतलब वो तो मैं उसको तो क्लर्क आजम बोलता हूँ, वो क्लर्क आजम इसलिए क्योंकि वो आसिफ मुनीर जो कहेगा उसके बाहर तो वो जा ही नहीं सकता ना। उसकी हैसियत, औकात, उसकी हिम्मत, उसके अंदर वो जुर्रत ही नहीं है कि वो आसिफ मुनीर के बाहर चला जाए। सो आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ एक्चुअली क्लर्क आजम, जो आदेश जो हुक्म ऊपर से साहब का आता है वो इसको मानना पड़ता है। बहरहाल अगर आप सिर्फ आसिफ मुनीर का जो शहबाज शरीफ का जो ट्विटर अकाउंट है अगर आप उसको देखेंगे तो आप हंसेंगे। एक तरफ तो ये ईरान के अंदर जो नए सुप्रीम लीडर एस्टैब्लिश हुए हैं उनको बधाइयां दे रहे हैं ये, दूसरी तरफ ये तुर्की को, अजरबैजान को, सऊदी को और दीगर मुल्कों को ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि साहब जो आपके देश के ऊपर, आपके मुल्क के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो उसमें लोगों को नुकसान हुआ है, उससे हम बहुत आहत हैं जी, वी फील वेरी बैड। और 2 यूएई के अंदर पाकिस्तानी जो मारे गए हैं, अब आप पाकिस्तानी जो मारे गए हैं उनके हाथ, उनके खून से जिसके हाथ सने हैं, आप उसको मुबारकबाद दे रहे हैं और इसको आप फॉरेन पॉलिसी की बैलेंसिंग कहते हैं। और मैं आपको एक बात और वाज़ेह बता दूं, अमेरिका तो फिर भी अफगानिस्तान के अंदर अपने फुट सोल्जर भेजे, नेटो आया, एलाइड फोर्सेस वहां पे 20 साल रही, अमेरिका ने एक पंगा जाके वियतनाम में भी लिया। बट एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, चाइना कभी फुट सोल्जर्स नहीं भेजेगा। चाइना कभी आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लेंगे, कोई आपको अपने घटिया इक्विपमेंट दे देंगे, जैसे आपका हेडक्वार्टर 9 था, HQ9 जो हमने भिड़ते ही उड़ा दिए थे। मतलब एकदम ऑप सिंदूर शुरू होते सबसे पहले आपके HQ9 ही गए थे, आपके रेडार्स गए थे जो चाइनीज हैं। आपके पास कभी भी फुट सोल्जर्स नहीं आएंगे चाइना से। चाइनीज अपने फुट सोल्जर्स को कभी भी ईरान में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट फॉर वॉर कभी नहीं करेगा, समझ गए? तो आपके ही लोग, आपके ही जो सैनिक हैं वो मारे जाएंगे। और ये जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो आसिफ मुनीर साहब ने कही थी और जो आपका भी सवाल था कि क्या इंडिया बैलेंस नहीं कर पाया और पाकिस्तान बेहतर बैलेंस कर रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप एंड यू आर फॉलिंग एवरी सेकंड। आप हर सेकंड गिर रहे हो और आपको बार बार उठ के चलना पड़ रहा है। यू हैव जीरो अंडरस्टैंडिंग कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी का पी नहीं पता आपको पॉलिसी का। लेकिन सर ट्रंप ने 11 तैयारे गिरा दिए, उसका कहना है कि 11 फाइटर जेट गिर गए। आपके यहाँ से तो कुछ नहीं कहा गया, आपकी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि नहीं जी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे उसने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, ये भी है कि कब वो पलट गए, क्या बोल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए अब वो तैयारे आप जिसको बोलते हो, जिसको हम हवाई जहाज बोल देते हैं या जिसको हम लड़ाकू विमान कह देते हैं या जिसको अंग्रेजी में फाइटर जेट्स कह देते हैं, फाइटर जेट्स। अब वो ट्रंप की भाषा में जो पाचन क्रिया पेट की खराब होती है तो कई बार पीछे के रास्ते से हवा निकलती है, वो पता नहीं वो उस हवा को जेट बोल रहा है। ये तो अब भाई भगवान जाने या अल्लाह जाने, खुदा जाने या गॉड जाने, भाई ये किस उसमें है, आई डोंट नो। बट वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है ना। यहाँ तो आप पहले दिन बोलते कि साहब ये एक ऑपरेशन हुआ, इसमें ये 11 जो है जेट्स आपके हताहत हुए या ये 11 जेट्स इस मुल्क के गए। या अगर आप एक सीरियस डिस्कशन में जैसे कह रहा था ना, पाकिस्तानी के साथ सीरियस डिस्कशन नहीं हो सकती, वो बताता कि साहब JF-17 इतने गए, F-16 इतने गए, आपके रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट इतने गए, आपके डोनियर्स इतने गए, वो स्पेसिफाई करें ना कौन से 11 गए। वो पहले 4 फिर 7 फिर 11। और ये पाकिस्तानियों को बड़ा शौक है कि अमेरिका बहादुर जो बोलता है, जो ट्रंप बोलता है, उसको गॉस्पेल्स ट्रुथ मान लेना उन्होंने और गॉस्पेल्स ट्रुथ मान के उसको फिर बार बार रीकोट करना है, चाहे वो आपके सियासतदान हो, आपके सहाफी हो, आपके क्रिकेटर हो। सहाफी से मेरी मुराद जो भारत में सुन रहे हैं मेरे को, वो जर्नलिस्ट से, सियासतदान इनके राजनीतिज्ञ हैं जो, वो उनको ये शौक है कि साहब जो ट्रंप ने बोल दिया हम उस बात को दोहराएंगे, हम बताएंगे कि साहब ये ऐसे ऐसे हुआ है। तो ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि अगर इंटरवीन ना करता तो वजीर आजम जो तुम्हारा पाकिस्तान का शहबाज शरीफ वो मारा जाता, he would have been killed। कल एक खबर आई थी जिसको ये बोला गया था कि जयशंकर साहब की ईरान के फॉरेन सेक्रेटरी से बात हो गई थी, फॉरेन मिनिस्टर से, और वहां से टैंकर्स निकल सकते हैं। उसके बाद ईरान ने इस खबर को डिनाई कर दिया अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स। अब ईरान ने ये बोला कि हम इंडिया के टैंकर्स नहीं निकलने देंगे। आज उसके बाद एक खबर और आई है कि 2 टैंकर्स अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके सक्सेसफुली निकले स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। अब इसका मतलब है ईरान ने इजाजत दे दी, ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके निकल रहे हैं, इसका मतलब उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा ना वो शिप। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया है तो उसको रडार ही उसका बंद हो गया, तो कैसे अच्छा। लेकिन ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके जो निकल रहे हैं शिप बहुत दिन तक नहीं निकल पाएगी।
क्योंकि सामने क्योंकि वाले देखिए ना, आपको इस तरह अगर होगा, अगर इंडिया ऐसे निकल सकता है तो बाकियों के भी फिर निकल जाएंगे ऐसे। वही तो बात है। अच्छा अच्छा, अमेरिका ईरान के पास सर्वेलेंस सिर्फ ट्रांसपोर्टर बेस तो नहीं होगी ना, ऊपर से भी तो देख रहा होगा, उसके पास लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होंगे, उसके पास बहुत सारी ये होंगी, मतलब वो कर सकता है। तो उसका भी तो प्रचार उतना करना चाहिए ना पाकिस्तान को, कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंटरव्यू करके शहबाज शरीफ को बचा लिया, और उसका कारण भी ये है कि आप बताइए, क्या फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे ना, तो शहबाज शरीफ क्या दोबारा नॉमिनेट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, इसराइल के ऊपर हमला होने के बाद, आपके बिरादर मुल्क के ऊपर हमला होने के बाद? क्या लेकिन उस अटैक को आप कैसे, आपका ख्याल से क्या सही हुआ है, क्या ऐसा करना चाहिए था अमेरिका को, और ईरान कैसा साबित हुआ? ईरान तो आपको नहीं लगता बहुत मजबूत कंट्री है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये जो पाश्चात्य, जो पश्चिम की जो फिलॉसफी है, जो वेस्ट की फिलॉसफी है, वो भारत की फिलॉसफी से अलग है। हम भारतीयों की नजर से देखेंगे तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये पूरा वसुधैव कुटुंबकम है, और हम तो हमेशा जो है बुद्ध की बात करते हैं। हम तो झगड़े लड़ाई की बात आपके साथ भी नहीं करते। आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग पिट के मानते हो, इसलिए आपकी पिटाई होती है, ठुकाई होती है। एंड इवेंचुअली मैं जैसे कहता हूं कि द ग्रेट गेम इज ऑन, great game is on, and Pakistan will definitely lose its land. Pakistan may cease to exist the way it is, or it will cease to exist altogether. यानी कि पाकिस्तान जैसा है वैसा नहीं रहेगा, या पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। ये सच्चाई है। तो जितनी जल्दी हजम करने पाकिस्तानी उतना अच्छा है, और जितनी जल्दी करेक्टिव मेजर्स ले लें उतना आपके लोगों के लिए बेहतर है। सर, पाकिस्तान आपके मुकाबले में एक बहुत छोटी कंट्री है, मैं लैंड वाइज भी बात कर रही हूँ, और मैं हमेशा अक्सर सुनती हूँ, इंडियन टीवी पे भी अक्सर पैनलिस्ट कहते हैं कि जी हमने गिलगित बल्तिस्तान कब्जा किया हुआ है, हमने कश्मीर कब्जा किया हुआ है, बलोचिस्तान की बात करते हैं वो कब्जा किया हुआ है। तो सर, इतनी छोटी सी कंट्री ने इतना कुछ कब्जा किया हुआ है, और फिर कभी आप लोग कहते हैं कि हमारी जो फोर्सेज है, चाहे आर्मी हो या कुछ, तो आप कहते हैं इनसे लड़ा भी नहीं जाता, ये हथियार भी डाल देते हैं, ये पकड़े भी जाते हैं। तो सर, इन्होंने कब्जा, फिर एक चीज होगी ना, या तो कब्जा होगा या फिर इनसे कुछ नहीं किया जाता। बहुत वैलिड सवाल है आपका, और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और इसका जवाब पाकिस्तानी सुनना चाहेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि जिस वक्त ये सारे कबायली हमले हुए 1948 में, उस वक्त आपकी फौज के जर्नैल भी अंग्रेज थे और भारतीय फौज के जर्नैल भी अंग्रेज थे। द चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द चीफ ऑफ पाकिस्तानी आर्मी बोथ वर ब्रिटिश ऑफिसर्स। और ये जो ऑपरेशंस हुए थे कबायलियों के, उसके बाद अगर आपने 1 इंच भी लैंड भारत की ली हो तो आप वो बता दो। और बहुत बड़ी एक ब्लंडर, एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो है वो कांग्रेस की रिजीम का रहा, जिस वक्त अक्षय चिन्ह का जो इलाका है वो आप लोगों के हाथ चला गया। आप लोगों ने सिमिलर टैक्टिक्स जो है 1999 में कारगिल में अटेम्प्ट की। आपको पता है हशर क्या हुआ? आपके क्यों ऑक्टोपैक आपको लॉन्च करना पड़ा? आपको ऑक्टोपैक इसलिए लॉन्च करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान कैन नेवर डिफीट इंडिया। तो अंग्रेजी हुक्मरान जिस वक्त इंडिया वाज इल प्रिपेयर्ड, और जिस वक्त ये सेटलमेंट्स होनी बाकी थी, और मैं आपकी मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बलोचिस्तान वांटेड टू जॉइन द इंडियन यूनियन, और खान अब्दुल गफार खान जब है, उन्होंने कहा था पंडित नेहरू को, यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स, आपने भेड़ियों के आगे हमारे को घेर दिया है। वो फ्रंटियर गांधी कहलाते थे। फ्रंटियर का इलाका जो है, जिसको फाटा कह लीजिए या खैबर पख्तूनख्वा कह लीजिए, ये उस इलाके के थे, उस इलाके को बिलोंग करते थे। तो ये सच्चाइयां जो है ना, आज भी जो डूरेंट लाइन का पाकिस्तान के साथ है, या रेडक्लिफ लाइन के ऊपर हमारा और आपका है, या कोई भी जो जड़ है प्रॉब्लम की, वो अभी भी, चाहे आप पूरा मिडिल ईस्ट गल्फ देख लीजिए, आप चाहे आप अफ्रीका में देख लीजिए, जहां पे लाइंस ड्रॉ करी है ब्रिटिशर्स ने, वहां पे आज भी झगड़े ही हैं लोगों के। नोबडी इज बीन एबल टू लिव इन पीस देयर आफ्टर। बट ये मैं आपको बता दूं कि जहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स बाद में रिजॉल्व हुए हैं, जहां पे जंगें हुई हैं, उसके बाद जब पीस आया, बिकॉज देयर कैन बी नो पीस विदाउट वॉर। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान इज अर्निंग। अभी आप लोग ना तिल मिला रहे हैं एक किस्म से पाकिस्तान के, आपकी हुकूमत, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी जनरल पब्लिक या आवाम, पर आपके जो हुक्मरान है, आपकी एस्टैब्लिशमेंट है, वो चाह रही है कि उनकी पिटाई हो बढ़िया से, और पाकिस्तान जिस किस्म से अभी दिख रहा है, जो नक्शे हैं पाकिस्तान के, वो तब्दील हो, और उसके बाद अमन आए। ये मानने वाले हैं ही नहीं। और इस बात को बड़े वाजे तौर पे जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर हैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तब तक हार नहीं मानेगा जब तक ये अपनी जमीन लूज नहीं करते, टिल सच टाइम दे डोंट लूज देयर लैंड, क्योंकि वो एविडेंट होगा कि तुम्हारे हाथ से जमीन गई है। सो दिस टाइम आरजू जी, बी प्रिपेयर्ड, यू विल लूज लैंड, योर ऑल्टर्ड मैप्स विल बी फॉर एवरीवन टू सी। सर, वो तो 71 में भी लैंड चेंज हुआ था, 71 में भी जमीन गई थी, तो उस वक्त नहीं कोई कुछ 71 में ब्लडर हुआ था। 71 में जब 93,000 सैनिक आपके हमारे कब्जे में थे, उस वक्त हमारे कुछ 100 सैनिक आपके पास थे। वो तब के जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने स्वैप प्रिजनर्स भी नहीं किए थे, और हमने आपको लाहौर तक का इलाका, छाछरों तक का इलाका, 13,500 किलोमीटर तो सिर्फ सिंध में आपको लौटा दिया था। वी बैक, हम वापस आ गए थे, और हमने एक रनिंग कंट्री दिया। देखिए, आपकी तरह या अमेरिका की तरह ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने क्योस क्रिएट किया, जैसे इराक में क्योस है, लीबिया में क्योस है,
जहां जहां पैर परे अमेरिका के तहां तहां बंटा डाल, जहां जहां इन लोगों ने रिजीम चेंज किया वहां पे बंटा डारी हुआ है। और ये दे विल ऑलवेज वांट एन ऑर्गेनाइज्ड chaos, ये चाहेंगे ही नहीं वहां पे स्टेबिलिटी आए। और भारत ने बांग्लादेश को लिबरेट किया, वहां पे डेमोक्रेसी आई, वहां पे आज भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आज भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हाँ, पिछली बार जब नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उस वक्त हमारे इश्यूज थे बांग्लादेश के साथ, और अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है बांग्लादेश में दोबारा, वी विल अगेन सेटल आवर डिस्प्यूट्स बिकॉज वी आर अ वर्किंग डेमोक्रेसी, वी आर अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। हम लोग आपकी तरह नहीं है कि आपका एक पाकिस्तान इज अ बेसिकली मार्शल स्टेट, और उसके अंदर वो जो मैं क्लर्क आजम है उसको कुर्सी पे बिठा रखा है कि बेटा तुम शक्ल दिखाओ दुनिया में अपनी, और भीख मांगने के लिए तुम जाया करो। बहरहाल जो सियासी काम है, जो मुल्क को चलाने के काम है, जो पैसा कमाने के काम है, वो जनरल साहब हम देख लेंगे, कुछ कोई बात नहीं, तुम बेटा जाओ वजीर आजम बन। दोस्तों, ईरान जंग के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। मतलब कि ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है भारत के लिए, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ना, जो मतलब कि 1/5 मतलब कि वर्ल्ड का जो ऑयल है ना उस रूट से निकलता है, वो रूट ईरान ने बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मतलब कि बमबारी कर रहे हैं उस एरिया में, और क्या बोलते हैं ईरान के एरिया में, ठीक है, और स्पेसिफिक उसी एरिया में मतलब कि ज़्यादातर बमबारी हो रही है, तो वहाँ पे बंद कर दिया है, ठीक है, ईरान ने मतलब कि स्टेट ऑफ हॉर्मस। तो वहाँ से कोई भी शिप नहीं निकल पा रही है, किसी भी देश की कोई भी जो भी ऑयल वगैरह लेके जा रही है ना, तो वो निकल नहीं पा रही है वहाँ से। मतलब कि ईरान ने यहाँ तक कि माइंस तक बिछा रखे हैं उस ओशन के नीचे में, ठीक है भाई साहब, जो कि डिटेक्ट करना भाई साहब अमेरिका के भी बस की बात नहीं है भाई साहब। अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, उसकी भी बस की बात नहीं है, ठीक है भाई। मतलब कि पिछले टाइम पे भी मतलब कि जब पिछली जंग हुई थी ना मतलब ईरान के साथ में मतलब अमेरिका की, तो भाई साहब उसमें भी मतलब कि अमेरिका उन माइंस को डिटेक्ट नहीं कर पाया था, ठीक है भाई साहब, तो और अब भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है भाई। तो मतलब कि वहाँ से कोई शिप निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब कि भारत का जो शिप निकला है भाई, भारत का एक शिप वहाँ से निकल गया है, फिर दूसरा शिप भी निकल गया है, ठीक है भाई साहब। भारतीय शिप का जो कैप्टन है ना, उसने मतलब कि चकमा दे दिया, मतलब ईरान के जो डिफेंस फोर्सेस वगैरह है ना, ठीक है, तो उनको चकमा दे के वहाँ से वो शिप निकल गया है, ठीक है भाई साहब। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चालाकी से मतलब कि भारतीय शिप को निकाला गया है वहाँ पे, क्योंकि ईरान मतलब कि उस मूड में नहीं था कि भारत का भी शिप निकले, क्योंकि भाई साहब ईरान भारत को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये इंडियंस हम समझ लें भाई कि ईरान भी भारत के खिलाफ हो चुका है, ठीक है। बस ईरान चाहता है कि भारत क्या बोलते हैं ईरान का साथ दे, लेकिन भाई हम किसी का साथ नहीं देने वाले। हम क्यों किसी के पड्डे में टांग अड़ाएंगे भाई, हम किसी की जंग अपने आप पर क्यों लेंगे भाई साहब। ये तो पाकिस्तानियों का काम है, तो पाकिस्तानी करते हैं, हम थोड़ी करते हैं। पाकिस्तानी तो लोन पकड़ते हैं हर जगह से, उनको मजबूर किया जाता है, ठीक है भाई साहब। या तो लोन चुकाओ या तो भाई साहब अपनी फोर्सेस भेजो, जैसे अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशर कर रहा है, ठीक है, अपनी फोर्सेस भेजो ईरान में, ठीक है भाई साहब। और क्या बोलते हैं वहाँ पे गाज़ा भी इस फोर्सेस में भी भेजनी पड़ेगी पाकिस्तान को। तो भाई मतलब कि पाकिस्तान तो फंसा हुआ है, लेकिन भाई साहब भारत के लिए बहुत बड़ी जीत आई है कि भाई वहाँ से भारत का शिप निकल गया है, ठीक है, और ऑयल टैंकर है वहाँ से निकला है, ठीक है भाई साहब, शिप में। और फिर उसके बाद भारत के लिए बहुत बड़ी मतलब कि डिप्लोमेटिक जीत है, ठीक है। मतलब कि पूरी दुनिया में बात चल रही है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े आर्टिकल्स में ये हेडलाइन है कि भारतीय शिप जो है मतलब कि तिरंगे वाला शिप, मतलब कि भारतीय तिरंगे वाला शिप मतलब कि ईरान भी छू नहीं पाया। ये बड़ी बड़ी हेडलाइन छप रही है मतलब कि दुनिया के बड़े बड़े आर्टिकल्स में। दूसरी तरफ भारत ने मतलब कि बांग्लादेश को 5000 टन मतलब डीजल भेजा है। मतलब कि मैं पिछली वीडियो में ये बात कर चुका हूँ, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल भेज दिया है। ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया में है, इसलिए भारत ने मतलब कि दोस्ती निभाते हुए अपने पड़ोसी देश के साथ में भारत ने 5000 टन डीजल भेजा है, ठीक है भाई साहब। और मतलब कि बिजली की सुविधा भी मतलब कि बांग्लादेश के साथ में शुरू करी जाएगी, क्योंकि भाई साहब बांग्लादेश में नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो कि भाई साहब भारत विरोधी बयान दे रही थी, ठीक है भाई साहब। हिंदुओं के साथ में जहाँ वहाँ पे रहते हैं ना बांग्लादेश में हिंदू, उनके साथ जुल्म कर रही थी। तो भाई अब वहाँ पे बांग्लादेश में इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, और ठीक है भाई साहब अब उनके रिलेशन भारत के साथ में अच्छे हो रहे हैं, ठीक है भाई साहब। बांग्लादेश को मतलब कि भाई साहब मदद तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे ना, ये डिप्लोमेटिक बात है, अगर हम बांग्लादेश की मदद नहीं करेंगे ना, तो भाई साहब वो बांग्लादेश चाइना से मदद लेगा, जो कि भारत के लिए डायरेक्ट थ्रेट होगा। इसलिए भाई साहब हाथ होला रख के भाई मदद करनी चाहिए, ठीक है भाई साहब। और मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, सुधारना चाहिए, ठीक है। अब जो शिप जो वहाँ से आया है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मस से निकल के आया है, तो भाई साहब श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश
कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा तेल भी अपने शिप में भर कर ले आओ, क्योंकि आप तो चकमा दे सकते हो, ठीक है, ईरान आपको कुछ नहीं कर रहा है, ईरान को तो आपने चकमा दे दिया है, तो भाई हमारा भी मतलब कि ऑयल वगैरह ले आओ भाई साहब। ये मतलब कि मिन्नतें कर रहे हैं भाई, भारत की हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं भाई। ये बांग्लादेश और ये मालदीव, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका भारत के हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि भाई साहब हमारा भी तेल ले आओ भाई साहब। ये सिचुएशन आ गई है, क्योंकि भाई साहब पूरी दुनिया के अंदर ऑयल क्राइसिस पीक पर आ गया है, ठीक है भाई साहब। अभी जो ऑयल है ना, मतलब कि क्रूड ऑयल है, मतलब कितने बैरल कितने पर डॉलर है, मतलब कि ये है 85, 80, 90 के करीब चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले बस भाई साहब ये 130 या 40 पे भी पहुंच गया था, लेकिन फिर से डाउन हो गया। लेकिन भाई मतलब कि ये बढ़ता जाएगा। ईरान ने बोला है कि जब तक 200 बैरल पर डॉलर नहीं हो जाता ना भाई, तो भाई तब तक ईरान मतलब कि रूट नहीं खोलेगा। ये मतलब कि ईरान ने कह दिया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर है भाई साहब, जो अमेरिका और इजराइल के रिटेलिएशन में ना ईरान कह रहा है कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर करने वाला हूँ मैं पूरी दुनिया में, ठीक है भाई साहब। मतलब कि भाई अमेरिका भी अब सोच रहा है कि भाई साहब ये क्या ब्लंडर तो नहीं कर दिया बहुत बड़ा, क्योंकि ईरान तो भाई जवाब दे रहा है, ठीक है भाई साहब। और मतलब कि भाई मतलब ईरान इस मोड में नहीं लग रहा है कि भाई साहब मतलब रैप अप कर दे सब कुछ भाई साहब। और अमेरिका का भी बयान आ गया कि भाई अमेरिका ने भी बोला है कि भाई साहब रैप अप हम करेंगे, क्योंकि हमने शुरू करी थी और हमारे पास बहुत ताकत है। अमेरिका ने बोला ये बात, आज ही का बयान, कल का ही बयान है ये, कि हमारे पास बहुत पावर है, हम रैप अप करेंगे इस वॉर को, ईरान नहीं करेगा। लेकिन ईरान भी इस मोड में नहीं है कि भाई साहब कि इतनी जल्दी रैप अप हो जाए, ठीक है भाई साहब। ईरान भी फुल मोड में है कि भाई साहब इनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन भाई अभी इजराइल और अमेरिका मतलब कि भाई साहब मिलकर मतलब कि बमबारी कर रहे हैं अभी ईरान के अंदर, ठीक। भारत के लिए दूसरी अच्छी बात यह है कि भारत का जो ऑयल है ना, मतलब कि अब वो मतलब ईरान पे या फिर सऊदी अरेबिया पे, ठीक है भाई साहब, वेनेजुएला पे, इन पर निर्भर नहीं है। भारत का भाई साहब बहुत बड़ा हिस्से का जो तेल है ना, मतलब कि रशिया से आता है। 10 लाख टन मतलब कि भारत इंपोर्ट करवाता है, ठीक है, ऑयल जो होता है क्रूड ऑयल, ठीक है भाई। तो बहुत 70% हिस्सा ना मतलब कि वो रशिया की तरफ से आता है भाई साहब। भारत का जो है ना, मतलब रशिया से बहुत ज़्यादा तेल लेता है भारत, और भी देशों से लेता है, लेकिन बड़ी मात्रा में रशिया से लेता है। डिस्काउंटेड रेट पर रशिया दे देता है, ठीक है, तो भाई भारत लेता है, ठीक है। भारत के पास अभी बहुत कैपेसिटी है, 30-35 दिन की बहुत कैपेसिटी है भारत के पास में, मतलब कि क्रूड ऑयल रिफाइन करके मतलब कि भारत के अंदर पहुंचाने की, ठीक है। तो भारत के अंदर इतनी जल्दी आसानी से नहीं बढ़ने वाले, मतलब कि भारत के पास कैपेसिटी है। और इतने दिनों में तो भाई साहब वॉर भी मतलब कि बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, ये जो चल रही है, ठीक है। इतने में तो भारत मतलब कि बहुत ज़्यादा तेल जो है ना इंपोर्ट करवा लेगा, और भी बहुत ज़्यादा तेल, ठीक है। तो भारत के पास मतलब कि हाँ एलपीजी की थोड़ी दिक्कत आ रही है, जो एलपीजी जो कि हम 30% बनाते हैं अपने घर में ही, और क्या बोलते हैं मतलब कि भारत के अंदर भी बनती है 30% एलपीजी, और 70% जो एलपीजी है ना वो बाहर से मंगवाई जाती है। अब जो मिनिस्ट्री का जो कल बयान आया ना, क्या बोलते हैं ऑयल मिनिस्ट्री का, तो उन्होंने बताया कि भारत के अंदर अब उत्पादन और बढ़ा दिया गया है एलपीजी की। तो भाई पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है भारत के अंदर कि एलपीजी ख़त्म होगी, ये ख़त्म होगी। मतलब कि मैंने देखा कि बहुत सारे जो हमारी न्यूज़ आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि भाई पैनिक हो गया है, मतलब लोग ब्लैक में लेके रख रहे हैं एलपीजी वगैरह, तो ब्लैक में नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है भाई साहब। हमारी मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब कि अपने जो 1 महीने बाद, जो 18 दिन बाद, 20 दिन बाद जब तुम्हारा सिलेंडर ख़त्म होता है तो तब आप ले सकते हो, ऐसा मिनिस्ट्री ने बोल दिया। तो कोई पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ मतलब कि अगर पेट्रोल डीजल की बात होती है तो पेट्रोल डीजल पे भी कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल पे तो कोई अभी रेट बढ़े भी नहीं है, ठीक है। बढ़ेंगे भी तो 1-2 रुपये बढ़ेंगे बस, और ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो भाई भरपूर मात्रा में अभी मौजूद है, ठीक है। क्रूड ऑयल से मतलब कि बहुत ज़्यादा निकाला जा सकता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसमें एलपीजी भी निकाली जाती है क्रूड ऑयल से, प्रोसेस करके जब उसको उबाला जाता है रिफाइनरीज में, तो उसको प्रोसेस करके निकाला जाता है। तो एलपीजी की भी भरमार है, कभी कोई पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।